नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आईआर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। और 15-20 मिनट बने रहिएगा तो न केवल आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा बल्कि कैसे आपको लिखना है, जो मुख्य परीक्षा को लेकर के आपके मन में एक डर रहता है वो भी दूर होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो हम कवर करेंगे तो प्रश्न ये है कि पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट की नीति है उसी का मूल्यांकन करना है। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर और सौहार्दपूर्ण संबंध रखने के पक्षधर रहे हैं, वो आज़ादी के बाद से ही रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने नेबरहुड फर्स्ट मतलब पड़ोसी प्रथम की नीति का अनुसरण किया है। तो उसी का मूल्यांकन करना है कि मतलब वो कितना सफल रहा, कितना विफल रहा। आगे बढ़ने से पहले हमारा प्रोग्राम जो यूट्यूब पे चल रहा है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन होता है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि अभी ज़रूरत इसी की है तो ये चल रहा है। करंट अफेयर्स भी समय समय पे आता रहेगा तो उसके लिए भी आप बने रहें। और कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर प्रीलिम्स के लिए भी कुछ चलाएं, तो देखिए अभी प्रीलिम्स है नहीं, लेकिन जब आएगा तो निश्चित तौर पे विश्वास माने कि संस्थान हर बार चलाता है, इस बार भी चलाएगा। और आप लोग को जो पीसीएस प्रीलिम्स के समय जो कक्षाएं चलाई गई आप लोग को अंदाज़ा ही होगा उससे कितना लाभ मिला है आप लोगों को। ये 2 बैच चल रहे हैं संस्थान के द्वारा। एक तो अब की बार मेंस पार बैच है जो टारगेटेड बैच है उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। दूसरा हमारा शून्य से शिखर बैच है, ये उन बच्चों के लिए जो किसी कारण से इस बार मुख्य परीक्षा में रह गए हैं और जिन्हें 2026 या 27 का पीसीएस देना है। तो ऐसे में वो इस बैच से जुड़े और अपनी तैयारी को आधार प्रदान करें। 2026 वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोग की जो पीटी की परीक्षा है वो मई लास्ट जून में प्रस्तावित है और सीटें इस बार इतनी रहने वाली हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी सीटें कभी आई नहीं होंगी। अभी ही 550 से ज़्यादा सीटें हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है अगर किसी कारण से 2025 आपका पीटी मिस हुआ है, 2026 एक अच्छा अवसर है कि पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा को तैयार करते हुए फाइनल सिलेक्शन लेने की। तो जो यहाँ कमी रह गई उसको अभी फुलफिल करें। दोनों बैच में से जिसके लिए भी आप योग्य हो, अपने आप को लगे कि ये ज़रूरी है हमारे लिए, तो आप जुड़ें। नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप वहाँ जो है देख सकते हैं। देखिए पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का मूल्यांकन करना है। 12 अंकों में है और 12 अंकों में मतलब कि 200 शब्दों में लिखना होता है। तो थोड़ा सा आप बताइए इसमें की पॉइंट क्या है कि आपका जो नेबरहुड फर्स्ट है तो इसी के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए कि क्या इसे कहते हैं। तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की भारत की सोच को दर्शाती है। यह नीति आज़ादी के बाद से ही भारतीय विदेश नीति का क्या रही है, अभिन्न अंग रही है। ठीक है। चूंकि पड़ोसी कभी बदले नहीं जा सकते, अतः इस नीति का उद्देश्य अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंधों को करना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना एवं साझा चिंताओं को दूर करना है। तो आप बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमने आज़ादी के बाद ही इस नीति का अनुसरण किया और हमारा ये मानना है कि भाई पड़ोसी तो बदले जा नहीं सकते। तो ऐसे में बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे का परस्पर सहयोग करें, एक दूसरे की चिंताओं का समाधान करें और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करें ताकि दोनों देश एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचाएं। तो यही हमारा जो है कॉन्सेप्ट है पड़ोसी फर्स्ट की नीति का। आप इतना करने के बाद अब थोड़ा सा आप बता दीजिए कि इसके तहत भारत अपने निकटतम पड़ोसियों, जिसमें क्या होगा कि नेपाल, हमारे भाई निकटतम पड़ोसी कौन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, के साथ द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रहा है। और अब यहीं तक आपको नहीं रुकना, जो प्रयास हैं उसको उदाहरण उसको उदाहरण दे के स्पष्ट करना है। कारण ये कि जब तक आप इस तरीके का उदाहरण नहीं देंगे तब तक आप अंक नहीं पाएंगे। नहीं तो आप लिखते रहिए कि हमने नेपाल के साथ बहुत अच्छे संबंध रखे हैं, बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे, श्रीलंका मालदीव के साथ, लेकिन संबंधों अगर आप अच्छे रखें तो उसका प्रमाण क्या है, और अंक आप हमेशा प्रमाण पे पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेंस आंसर राइटिंग में प्रमाणों की बड़ी भूमिका होती है जो आप लोग स्किप करते हैं और नंबर नहीं पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रमाण आप दीजिए
कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, ये बेसिकली ऊर्जा पाइपलाइन है। आप देखेंगे तो जो ऊर्जा के तहत डीजल को मतलब बहुत तुरंत गति से पहुंचाने का एक माध्यम है। साथ ही साथ नेपाल के साथ क्या कर रहा है, तो सीमा पार रेलवे लिंक जैसी परियोजनाओं में भारत ने निवेश किया है, जिससे कनेक्टिविटी और व्यापार में वृद्धि हुई है। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी प्रयास हो रहा है, व्यापार को भी बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। और आप देखेंगे कि चाहे बांग्लादेश और नेपाल के साथ हमारे कनेक्टिविटी बढ़ाने के तहत बस सेवाओं को भी संचालित किया जा रहा है। ठीक है। फिर राजनयिक संबंधों में वृद्धि अगला पॉइंट है कि इस नीति के तहत शांति प्रयासों एवं लोगों के बीच संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर मतलब का उद्घाटन 2021 में LOC की पास किया गया। तो ये एक पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में अभी हाल की जो वर्तमान सरकार है इसके द्वारा 2021 में ऐसे प्रयास किए गए। करतारपुर कॉरिडोर, हालांकि यहाँ उस तरीके की अपेक्षित सफलता नहीं मिली और इसमें हम आगे चल करके चुनौतियों में आपको बताएंगे भी, लेकिन एक सार्थक प्रयास भारत की तरफ से तो दिखता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि भारत यही नहीं रुकता, अपने पड़ोसियों को सहायता पहुंचाने के दिशा में अगला जो प्रयास होता है इसका कि मानवीय सहायता प्रदान करना। मतलब भारत ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित सहायता प्रदान की। जैसे नेपाल में भूकंप, जब नेपाल में 2015 में भूकंप आया था तो उस समय क्या है कि भारत वहाँ जो भी मानवीय सहायता है आपदाग्रस्त नेपाल को पहुँचाने में सबसे अग्रणी रहा है। इसी तरीके से श्रीलंका में 2017 में आई विनाशकारी जो बाढ़ थी उसमें भी भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मालदीव में जो जल संकट उत्पन्न हुआ था तो वहाँ भी हमारे जो है कंटेनर और पानी की बोतलें हमने बड़े स्तर पे वहाँ पहुँचाई थी। फिर कोविड-19 महामारी के दौरान जब आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन की वैश्विक स्तर पर किस लेवल की डिमांड थी, तो हमने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत पड़ोसी देशों को क्या उपलब्ध कराए थे, वैक्सीन उपलब्ध कराए थे। तो ये सब हमारे क्या हैं कि हम भाई मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंधों के तहत इस तरीके का प्रयास करते दिखते हैं। और यही हमारे जो सॉफ्ट पावर, मतलब जो कोई भी देश होता है तो उसके दो पावर होते हैं, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। तो हार्ड पावर में मतलब सैन्य चीज़ें होती है और सॉफ्ट पावर में इसी तरीके का प्रयास होते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक प्रयास होते हैं, जो आर्थिक प्रयास होते हैं, इस तरीके के प्रयासों को दिखाया जाता है। ठीक है। तो सॉफ्ट पावर के तहत हम इस सब चीज़ों को कर रहे हैं। फिर आर्थिक सहायता, मतलब ये सब चीज़ें तो हम देते ही रहते हैं, साथ ही साथ चूँकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है अपने पड़ोसियों से वर्तमान में बेहतर है और हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो ऐसे में हम अपने पड़ोसियों की गाहे बगाहे या जब उनको ज़रूरत रहती है तो वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। जैसे वर्ष 2023 में श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की गई, किसे, श्रीलंका को। इसी तरीके से अफगानिस्तान में आधारभूत संरचनाओं के विकास में भारत तकनीकी और वित्त दोनों से सहायता कर रहा है। और वहाँ आप देखेंगे बहुत सारे जो डैम है, जैसे सलमा डैम प्रोजेक्ट हुआ, फिर वहाँ की संसद भवन का है, और वहाँ कई जो सड़कें हैं ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने भारी निवेश किया है। चाबहार बंदरगाह के बारे में तो आपने देखा ही होगा, जो हमारा ईरान में है। इसी तरीके से वर्ष 2023 में भूटान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भी क्या है, भारत ने बढ़ोतरी की है। जो हमारे सर के ऊपर एक हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी है भूटान, तो इसको जो है हम प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो जो 2226 करोड़ रुपए की सहायता 2023 में प्रदान की गई थी, इसे बढ़ाते हुए हम 2024 में कितना कर दिए, तो 2400 करोड़ रुपए की सहायता दी है। तो आप इसका भी उल्लेख करिए। फिर अगला जो है सुरक्षा सहयोग, भारत आतंकवाद से निपटने एवं पड़ोसियों के साथ सीमा प्रबंधन में भी सहयोग कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा में सुधार हुआ है। जैसे पूर्ववर्ती बांग्लादेश की हसीना सरकार के साथ आतंकवाद एवं उग्रवाद से निपटने हेतु समझौता, मतलब जो हमने सुरक्षा सहयोग किया। तो ऐसे में देखा जाए तो सब भाई दो ही हमारे बॉर्डर हैं जो काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। एक तो बांग्लादेश के साथ अतीत में था, जिसे हमने बांग्लादेश की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके द्वारा एक समझौते से काफ़ी हद तक उसको सॉर्ट आउट कर लिया था। और यदि अभी हाल के घटनाक्रम को अगर हटा दिया जाए तो तब से लेकर के वर्तमान तक बांग्लादेश से हमारे सीमा संबंधित जो भी चुनौतियां थी वो समाप्त हो गई थी। बल्कि हमने कुछ तो भूभाग का आदान प्रदान भी किया था। ये तभी किया जा सकता है जब हमारे संबंध बहुत बेहतर रहें।
तो आप समझ सकते हैं। और पाकिस्तान के साथ वो अनवरत जारी है, तो वो तो उसकी सीमाओं में हम आगे बताएंगे ही अभी आपको। और थोड़ी बहुत जो समस्या चीन के साथ है, तो चीन के साथ ये सब तो लंबी प्रक्रिया की स्थिति है। और लेकिन वर्तमान में आप अगर देख रहे होंगे तो जो बांग्लादेश में एक बड़ी समस्या निकल करके आ रही है, जिस तरीके से इधर न्यूज़पेपर में दिख रहा है कि वहाँ भारत के जो विरोधी तत्व हैं वो सक्रिय हो गए हैं। तो ऐसे में जब हम बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे बड़ी सीमा साझा करते हैं तो चुनौती बढ़नी तय है। और इस पर मैंने एक शॉर्ट्स डाला भी था, यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा करके देख लें, तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। तो ये सारे प्रयास किसके तहत किए गए? हमारे नेबरहुड फर्स्ट के तहत, मतलब पड़ोसियों के लिए किए गए। अब हालांकि उपयुक्त प्रयासों के बाद भी भारत की नेबरहुड फर्स्ट की जो नीति है, इसके समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। क्योंकि आपके प्रश्न में क्या है कि जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट की जो नीति है उसका मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन में आपको प्लस बताना, माइनस बताना, निष्कर्ष देना है। तो प्लस वाली सारी चीज़ें आपने बता दी। अब आप बताइए कि मतलब क्या चीज़ें ऐसी रही कि जो इससे अभी भी चुनौती प्रदान कर रही। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि विगत वर्षों में नेपाल बांग्लादेश के संबंधों में खटास आई है। सबसे पहली चीज़ ये आप देखेंगे कि जो हमारा नेपाल है, जो इससे हमारे साथ रोटी बेटी के संबंध रहे हैं, तो उसके साथ भी हमारे संबंध काफ़ी कटुतापूर्ण बीच में हो गए थे। और कुछ भूभाग को लेकर के, और जिसमें लिम्पियाधुरा है, लिपुलेख है, तो वो तो एक मैटर रहा ही रहा है। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं जो चाइना की पॉलिसी है कि भारत को साउथ ईस्ट एशिया में अलग थलग करना, तो उसी के झांसे में जो नेपाल की केपी ओली शर्मा सरकार थी, जिसे जेनजी प्रोटेस्टर ने अलग अभी उनको सत्ता से हटा दिया है, तो उस ड्यूरेशन में हमारे संबंध काफ़ी तनावपूर्ण थे। साथ ही साथ बांग्लादेश में तो जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि स्थिति कितनी भयावह है और किस तरीके से जो हमारे दूतावास है वो असुरक्षित नहीं है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी हत्या की जा रही है और बहुत ही अमानवीय तरीके से की जा रही है। मतलब आप हत्या करके डेड बॉडी को आप नेकेट करके उल्टा पेड़ पे लटका दें, तो ये वाकई में भारत के लिए तो चिंता का सबब है ही है। लेकिन भारत से ज़्यादा बांग्लादेश के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि बांग्लादेश इन्हीं कट्टरपंथ को जो है नकार करके 1971 में अपनी आज़ादी को सुनिश्चित किया था। और अब बांग्लादेश के जो नीति नियंता है उन्हें ये तय करना है कि हमारा जो बांग्लादेश है वो किस दिशा में बढ़ रहा है। मतलब सोचिए कि जब देश दुनिया तार्किकता की तरफ बढ़ रही है, मतलब एक आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़े, बांग्लादेश की भी स्थिति अतीत में बहुत अच्छी रही है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और जो नए निजाम आए हैं उनका जो भारत विरोधी रवैया दिख रहा है, तो ऐसे में भारत के लिए तो चुनौती है ही है, साथ ही साथ बांग्लादेश में भी ये काफ़ी हानिकारक साबित होगा। तो आप इसको भी बताएं। फिर आप देखेंगे कि 2022 में मालदीव में भारत विरोधी इंडिया आउट का अभियान तक चला। जो वर्तमान में मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजू, तो ये अपना कैंपेन ही चलाए थे इंडिया आउट के नाम से। आपने देखा होगा कि भाई इंडिया आउट के कैंपेन इसलिए चलाए थे कि इनका मानना था कि यहाँ भारत से संबंधित बहुत से लोग जो है हमारे सेना को संचालित करने और वो यहाँ से जाए, मतलब भारत विरोधी नारा लगा करके। और ये भी जब आए थे तो इनकी भी स्थिति चाइना समर्थन वाली ही थी। हालांकि कुछ स्थितियाँ बदली। आप लोग को अगर उज्जैन में होगा कि जो पर्यटन को लेकर के मालदीव के जो मिनिस्टर्स थे, जो जब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं लक्षद्वीप चले गए थे, तो ऐसे में जो इनका स्टेटमेंट था, तो उसके बाद थोड़ा सा मालदीव की जो पर्यटन वाली स्थिति है जब भारत के द्वारा बाइकाट करी गई, क्योंकि मालदीव जो है पर्यटन से संचालित देश है, तो फिर होश ठिकाने आए। मतलब होता है कि भाई हम उस परंपरा से बिलोंग करते हैं कि हमारे पास शक्ति भी है लेकिन हम सहिष्णु भी हैं, और हम अपनी सहिष्णुता की नीति का तब तक अनुसरण करते हैं जब तक सर के ऊपर तक पानी नहीं आ जाता। तो अगर हम सर के ऊपर तक पानी की प्रतीक्षा करते हैं तो ये हमारी जो है वो आप कायरता ना समझें, ये हमारी सहनशीलता समझें। और इन पड़ोसियों को यही चीज़ें नहीं समझ में आती हैं
तो उसके बाद जब चीज़ें बिगड़ी तो फिर इनका सुर बदला, क्योंकि भाई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, लेकिन जब आर्थिक चीज़ें नुकसान होती हैं ना तब समझ में आता है कि अब घर कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। तो ये चीज़ें रही, लेकिन फिर भी समय समय पर चाहे नेपाल हुआ, वर्तमान में बांग्लादेश हुआ, मालदीव हुआ, वहाँ से हमें इस प्रकार की चुनौतियाँ मिलती रही हैं। मतलब हमने पड़ोसियों के साथ क्या किया और पड़ोसी हमको आंख दिखाने में बाज नहीं आते हैं। फिर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, आप इसका भी उल्लेख करें कि पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों के चलते भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाना, बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्वों के प्रभाव में वृद्धि ने सीमा पारी आतंकवाद, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और जाली मुद्रा के प्रचलन में काफ़ी जो है वृद्धि की है। तो जो सीमा सुरक्षा चुनौतियां हैं मैंने पीछे बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान तो हमारे लिए हमेशा जो है वो चरस बोने का काम करता ही है, और हमारा जो बॉर्डर है उधर का हमेशा प्रभावित रहता है। बांग्लादेश भी इस समय कहीं न कहीं हमको इसी प्रकार की चुनौती देता दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें नेबरहुड फर्स्ट नीति जो हमारी है उसमें क्या कर रही है, तो बट्टा लगाने का प्रयास कर रही है। फिर अगला आप देखेंगे तो चीन का बढ़ता प्रभाव, मतलब पड़ोसी देशों में चीन की बढ़ती उपस्थिति किसके द्वारा, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड चेक बुक पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसी आपको पता ही होगा, मैंने पीछे की क्लास में कराया भी IR के। तो बेल्ट एंड रोड मतलब कि किस तरीके से वो अपने सड़कों का विस्तार कर रहा है। फिर चेक बुक लेके वो बैठा रहता है कि भाई आपको पैसे की ज़रूरत है, लीजिए, हम बिना शर्त आपको पैसा दे रहे हैं। और जब एक बार आप उसके चेक को कैश करा लिए तो फिर आप अपनी संप्रभुता को गिरवी रख दिए, क्योंकि उसके बाद तो इतनी वो शर्तें लगाता है। और अफ्रीकी देशों में दिख ही रहा होगा, और जो भी देश इसके चंगुल में फंसे हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल फंसते दिख रहे हैं। भाई बांग्लादेश के ही जो हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी बहुत गलबहियाँ इस समय शी जिनपिंग के साथ है। पाकिस्तान का तो चल ही रहा है, मोहम्मद मुइजू उस दिशा में थे ही, नेपाल के KP ओली शर्मा जो सरकार थी वो प्रो चाइना थी ही। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है हमारे नेबरहुड फर्स्ट के लिए एक महत्वपूर्ण जो है चुनौती भी उत्पन्न करते हैं। फिर अगला जो है कि परियोजनाओं का विलंब होना, थोड़ा इसको भी बता दें कि जो हमारी सरकारों द्वारा विभिन्न देशों में जो विकासात्मक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ऊर्जा को लेकर के आधारभूत संरचना के तहत सड़कें बनाने का काम, डैम बनाने का काम, तो ये सारी चीज़ें क्या है ना कि थोड़ा इसकी गति स्लो है। तो ऐसे में जो संबंधित देश होते हैं वो भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत हाथ तो बढ़ाता है लेकिन उतनी गर्मजोशी से चीज़ें पूरा नहीं करता। जैसे आप उदाहरण लीजिए कि अवसंरचना विकास परियोजनाओं से संबंधित भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में देरी। जैसे एक उदाहरण आप ले लीजिए कलादान मल्टी मॉडल परियोजना का। ये बेसिकली ये जो परियोजना थी, जो हमारा अपना कोलकाता पोर्ट है उसे म्यांमार जो देश है, म्यांमार के सितवे से जोड़ने की योजना थी। और ये इसलिए भी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी क्योंकि इसी के द्वारा क्या है कि हम जो है बांग्लादेश को स्किप किए हुए अपने नॉर्थ ईस्ट के देशों में समुद्र मार्ग से जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास था भारत के लिए भी, और इसको लेकर के म्यांमार भी बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित था। लेकिन किन्हीं कारणों से ये परियोजना लेट हुई, और वर्तमान में जब हमारे बांग्लादेश के संबंध बहुत ही विकट परिस्थिति में दिख रहे हैं, तब हमारे जो नीति नियंता हैं, हुक्मरान हैं, उनको ये प्रोजेक्ट याद आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप पहले से काम कर लिए होते तो बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं वो चीन में जाकर के इस तरीके का हमको आंख नहीं दिखा पाते कि हम जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने की क्षमता रखते हैं। अगर हमारे पास ये प्रोजेक्ट हमारा बना होता तो हम बांग्लादेश से कहते ठीक है, हम आपके ढाका बंदरगाह का सपोर्ट नहीं लेंगे, हम अपने से निकल जाएंगे, जो इनका चटगांव बंदरगाह है सारी बांग्लादेश वाला। तो ये चीज़ें अगर होनी चाहिए तो इसमें थोड़ा सी लेट लतीफ़ी है। तो आप पॉजिटिव चीज़ें दिखा दिए जो नेबरहुड फर्स्ट की थी, नेगेटिव चीज़ें दिखा दी, अब एक थोड़ा सा बैलेंस कंक्लूजन दीजिए। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत ने नेबर फर्स्ट की नीति जहां कई मोर्चे पर सफल रही भारत की, तो कहीं कहीं इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। आपने पीछे देखा ही कि कहाँ कहाँ नहीं मिला है। अतः भारत को इसे और प्रभावी बनाने, परियोजनाओं की तीव्रता से क्रियान्वयन, मजबूत आर्थिक एकीकरण एवं कूटनीति पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा। मतलब
वही है कि चूंकि हम ऐसे समझें कि ये सारे जो देश हैं हमारे सब छोटे भाई बहन हैं, और हम बड़े हैं तो हमारा दायित्व भी बड़ा है, बिग ब्रदर वाली भूमिका में हम हैं। तो ऐसे में इनके तमाम नाज नखड़ों को सहते हुए भी हमको इनके साथ संबंधों को मेंटेन करके चलना है। और अब आप कहेंगे कि सर क्यों हम सहें नाज नखड़ा इनका, तो देखिए यही कूटनीति है। ये जो पड़ोसी होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भौगोलिक अवस्थिति, जस्ट हमारे चारों तरफ से हमको घेरे हैं। अगर ये हमको अशांत करने पे लग गए ना, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है वो जो ऐसे जा रही है वो ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे में पड़ोसियों के साथ तो आप हमेशा बना के रहिए। तो इस वीडियो से आप क्या सीख पाए कि जैसे भारत अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध करके चल रहा है, चले आप भी अपने पड़ोसियों के साथ, जो भी आपके पड़ोसी हैं, और पड़ोसी जनरली गाँव में तो भाई पटेदार ही होते हैं, शहर में आए तो वहाँ भी जो पड़ोसी हैं तो आप उनके साथ बेहतर संबंध ही बनाने का प्रयास करें। अगर वहाँ थोड़ा सा आपको झुकना भी पड़े तो झुक जाए, इससे आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि इससे आपकी आर्थिक उन्नति ही बढ़ेगी। और कहीं अगर इनमें उलझे आप, क्योंकि गाँव में देख रहे होंगे कि पड़ोसियों के ही चक्कर में कितने मुकदमे हो रहे हैं, कितना धन समय सारी चीज़ें व्यर्थ हो रही हैं। और जब कई पीढ़ियां लड़ लेती हैं तब एहसास होता है करे यार ये तो बिना मतलब फर्जी चीज़ों में लोग उलझे रहे, तब जाके सुलह करते हैं। तो वो नौबत ही ना है, आप लोग पहले कर लीजिए, यही तरीका है। और जो थोड़ा संपन्न है, जो थोड़ा साधन संपन्न है, मजबूत स्थिति में, उसे तो और ज़्यादा जो है झुक करके चीज़ों को मेंटेन करना होता है, ठीक है, क्योंकि उससे अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। और यही स्थिति भारत की है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों में ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न है, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में भारत को और ज़्यादा सहनशीलता का परिचय देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, अच्छा प्रश्न था और इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। यदि आप लोग जिस भी बैच से जुड़ना चाहें जुड़ें, इसका लाभ उठाएं। यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप इस तरीके से कुछ लिख करके दिखाते हैं, जो भी कमी रहती है संस्थान उसको उस प्रॉपर वे में फीडबैक देता है। आपका एक नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप जो है इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, देखिए पूरी चीज़ें बताई गई हैं। और फिर आपको जो है अंतिम में मॉडल आंसर भी दिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हम कॉपी पे कमेंट करके छोड़ दिए, मॉडल आंसर भी प्रॉपर वे में देंगे। और फिर जो है और ये जो मॉडल आंसर होता है ये सभी पेपर से रहेगा, मतलब आपके जितने भी पेपर हैं उसमें सभी से रहेगा। जैसे हमारा ये प्रयास है कि सभी पेपर के सभी टॉपिक से 750 से ज़्यादा प्रश्न हम करा करके भेजें। अगर आप इतना करके जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में कितने सहज स्थिति में रहेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जो पीछे जो बैचेज चले हैं उसमें जो बच्चे मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे, जिन्होंने मेंस लिखा है, वो परीक्षा देने के बाद ये उनका फीडबैक है। तो आप जो है इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाएं। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, सबसे लास्ट में समृद्धि IAS ऑफिशियल, तो इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ना जो आप लोगों को ज़रूरत होती है कि सर PDF कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ जो है हमारे संस्थान के द्वारा यहाँ निःशुल्क दी जाती हैं और ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। 2 हमारे यूट्यूब की चैनल है, एक तो समृद्धि है जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, ये वाला, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो दोनों ही चैनल आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमसे बात करने के लिए, हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।